सेक्टर से आपको आते हुए दिख रहे हैं। पुनीता कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत ही जानी मानी आप निवेशक हैं और बहुत ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट्स रखती हैं आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। पुनीता जी, स्वागत है आपका। पिछले 5 दिनों में आपने अपनी विदेशी मंडली को लगभग 11,000 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग देते हुए देखी है बाजार में। क्या आप चिंतित हैं? और अगर नहीं तो कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो विदेशी निवेशक चाह रहे होंगे सुनना फाइनेंस मिनिस्टर जी की स्पीच में? पहली बात तो ये कि मैं चिंतित तो नहीं हूं कि विदेशी इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने थोड़ा आज जो डाइवर्जेंस हो रहा है आजकल, पहले विदेशी इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स निकाल रहे थे, अब विदेशी इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि कौन करेक्ट है। पर विदेशी इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने पहले पैसा डाला था और दिसंबर में काफ़ी रिटर्न्स बने हैं, और जनवरी में इसलिए हो सकता है थोड़ा पैसा लोग निकाल रहे हों क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं वो अब इतनी अट्रैक्टिव नहीं है अक्रॉस द मार्केट। और जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे जनरली लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट किए थे, ब्रॉड मार्केट में इतना शायद पार्टिसिपेशन नहीं था, और ETF फ्लोज भी आए थे। और US इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, बिकॉज वहाँ पर भी मार्केट्स बहुत चल पड़ी है। तो हो सकता है रिडेम्पशन प्रेशर के कारण भी कुछ ये पैसा निकाला गया हो। विदेशी इन्वेस्टर्स क्या चाहेंगे सबके लिए तो हम नहीं जान सकते कि सब लोग क्या चाहेंगे, पर मेरे ख्याल से जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में आउटलाइन किया गया, फिस्कल स्टिमुलस देना ज़रूरी है और ग्रोथ को, इंडिया की जो ग्रोथ है उसको अच्छे तरीके से सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। और उन्होंने आउटलाइन भी किया इकोनॉमिक सर्वे में कि जब रिसेशनरी पीरियड हो तब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है और बाकी कंट्रीज ने भी स्टिमुलस दिया है, मेरे ख्याल से अगर स्टिमुलस और आएगा तो विदेशी इन्वेस्टर्स उसको नेगेटिव नहीं सोचेंगे, जैसे कि पहले सोचते थे कि फिस्कल डेफिसिट एक लकीर है जो कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए। शायद इस बार जो रेटिंग एजेंसीज भी हैं वो उसको इतना नेगेटिवली शायद ना लें। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन करने के लिए विदेशी इन्वेस्टर्स और आई थिंक सारे इन्वेस्टर्स यही देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग फोकस है वो कहाँ पर जाएगा, और अगर तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और ऐसे लॉन्ग टर्म थीम्स में जाएगा तो जिससे कि लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ सस्टेन होगी, तो वो शायद अच्छा माना जाएगा। तो स्टिमुलस की डिमांड खास तौर पे यहाँ पर बाजार की तरफ से है। अभी तक हमने अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत सारी योजनाएं देखी है, लेकिन एक तगड़ा स्टिमुलस इंफ्रा निवेश के तौर पे या और किस तरीके से आ सकता है? रामदेव अग्रवाल साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हुए। रामदेव जी, किस तरह के स्टिमुलस की आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, और क्या आपका भी टॉप ऑफ द माइंड सबसे पहली उम्मीद यही है कि सरकार इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाए? हाँ, यही बात है कि भाई ग्रोथ कैसे बढ़े। इसमें क्या, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ा एफर्ट रहेगा, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक तो टैक्स पॉलिसी से आ सकता है। आप देख ही रहे हैं GST का कलेक्शन बहुत अच्छा है। दिसंबर का कलेक्शन जो जनवरी में आया, कल आया जो 1,20,000 करोड़ का, वो अपना अपना रिकॉर्ड है। और दिसंबर इज नॉट द लार्जेस्ट मंथ, तो अभी जनवरी का जो नंबर है वो उससे भी ऊँचा आएगा। तो ये जो उसको जो GST कलेक्शन के थ्रू और डायरेक्ट टैक्स के जो मोबिलाइजेशन है, एंड तीसरा आपका जो डाइवेस्टमेंट है, डाइवेस्टमेंट में टारगेट बहुत लंबे लेते हैं लोग, लेकिन अभी तक काफ़ी गैप रहा है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर पूरा एफर्ट होना चाहिए, और वो दिखेगा भी इस बार के इसमें। एंड फिस्कल डेफिसिट नंबर शुड बी अ स्विंग नंबर, कि भाई यदि मुझे 30 लाख करोड़ खर्च करना है, यदि मान लो टैक्स कलेक्शन से 20 लाख करोड़ हुआ तो 5% हम, लेकिन पूरा का पूरा जो बजटरी एक्सपेंडिचर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना, उससे क्या होगा कि बाजार के लिए काफ़ी उत्साहजनक एक माहौल बनेगा। ये राय आपको रामदेव अग्रवाल साहब देते हुए दिख रहे हैं। बाजार में वापस हरे निशान की तरफ बहुत जबरदस्त चहक आपको आती हुई दिख रही है। 117 अंक ऊपर फिलहाल निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट दोबारा दिन का उच्चतम लेवल आ रहा है 13,750। बैंक निफ्टी की तेजी देखते ही बनती है। 570 अंक की तेजी आपके सामने 31
130 के आसपास। अब आप देखिए हमारे जो दो अर्थवर्म्स हैं उसमें जो हरा वाला अर्थवर्म है जो ये दिखा रहा है कि भाई आपको तेज चलने वाले शेयर और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बजट स्पीच में अभी 45 मिनट बचे हैं और इस पर हमारी नज़र कंटिन्यूसली बनी रहेगी। अब जुड़ते हैं नीलेश शाह साहब से। कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आप मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। लगभग पिछले 3 दशक से बहुत ही बारीकी से बजट डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप जीएसटी कलेक्शन को देख रहे हैं। 1,20,000 करोड़ का ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई आपने जनवरी के महीने में आता हुआ दिखा है। क्या इस नंबर से सरकार हर्षित होगी और कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको बजट में आती हुई दिखती है रेवेन्यू फ्रंट पर इस जीएसटी कलेक्शन पर? ये जो जीएसटी नंबर शेल आया है वो बहुत ही अच्छा आया है एंड मोर इम्पोर्टेंटली ई-वे बिल जनरेशन भी बढ़े हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऐसा नहीं है कि ये जीएसटी सिर्फ हम किसी एक प्रोडक्ट से या किसी एक कंपनी से ले रहे हैं, ये काफी हद तक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है। मोर इम्पोर्टेंटली पिछले 4 महीनों से 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है एंड मंथ ऑन मंथ एक से बढ़कर एक नंबर आ रहे हैं। तो ये बताते हैं कि इकोनॉमी अब रफ्तार पकड़ चुकी है, ग्रोथ सही तरीके से आ रहा है एंड इससे सरकार को बजट में रेवेन्यू साइड के ऊपर काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर हम अप्रैल से दिसंबर 19 का देखें तो टैक्स रेवेन्यू में कुल मिला के 6% के आसपास कटौती हुई है। उसमें इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में, कस्टम्स ड्यूटी में और जीएसटी में कटौती हुई है, बट एक्साइज में जो बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से ओवरऑल डेफिसिट, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में कटौती कम हुई। सरकार ने इसका खर्चा भी अच्छी तरह किया है। 20% से ज्यादा ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 6% से ज्यादा हुआ है। सो अब सरकार के पास मोमेंटम है टैक्स की बढ़ोतरी का और उससे वो लोग खर्चा करके ये इकोनॉमिक स्टिमुलस जारी रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए जिसमें टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगे, खर्चा करके नीडी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा और साथ में हम फिस्कल प्रूडेंस को भी निभा पाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ विनती ऑर्गेनिक्स की एमडी विनती सराफ मुथरेजा भी जुड़ चुके हैं। विनती जी, कॉर्पोरेट इंडिया की टॉप ऑफ द माइंड, सबसे अहम क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से? देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे जीएसटी कलेक्शन की, वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री अब बाहर आ रही है कोविड के शॉक से, अब और क्या चाहिए? कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने की उम्मीद तो नहीं है, जो उन्होंने पिछली बार घटा दिया था तो वो ही बरकरार रहनी चाहिए। सेकेंडली, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम्स अनाउंस हो चुकी है फॉर फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर्स। मे बी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी कोई पीएलआई स्कीम होए तो उससे थोड़ा एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का किस तरफ झुकाव है उसके बारे में पता लगेगा। देन कमिंग टू हाई नेटवर्थ individual taxes, increasing that और कोविड सेस, आई होप उस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट नहीं करे कुछ, क्योंकि उससे भी एक थोड़ी नेगेटिव फीलिंग जाती है कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ। और बाकी सारे पॉइंट्स तो काफ़ी कुछ कवर हो चुके हैं, तो देखते हैं, बजट सुनते हैं, फिर बात करते हैं। इंडस्ट्री अभी एक बहुत बड़ी कोविड की मार खाके अब धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ रही है। ऐसे में किसी भी तरह के कर का, टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। स्टिमुलस लाने के लिए टैक्स लेकर के स्टिमुलस न लाया जाए, ये बेसिकली इंडस्ट्री की मांग है। बाजार की तरफ लौटते हैं और हमारी टेक पंचायत भी हमारे साथ बनी हुई है, उनकी राय लेते हैं। कुछ एक स्टॉक्स आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों पे फोकस है, चाहे वो दिलीप बिल्डकॉन हो या केएनआर कंस्ट्रक्शन, अच्छी खरीदारी आप वहां पे आते हुए देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के आपको अच्छी खबरें सुनाई देंगी, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, पीएसयू सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे आप अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं। और कृषि, ये हमेशा हर एक बजट में एक प्रायोरिटी सेक्टर रहा है, कृषि और रूरल एरिया। तो आप देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे बहुत अच्छी चमक है। इसमें पालवी जी आपकी राय लेना चाहेंगे आरसीएफ पे। सबसे पहले आरसीएफ में खास बात यह है कि तेजी तो है, साथ साथ जो आज का अब तक का वॉल्यूम है, यानी पहले 1 घंटे का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो शुक्रवार के वॉल्यूम से ज्यादा हो चुका है। क्या राय है आपकी?
जी बिल्कुल प्रदीप जी, सेटअप के हिसाब से तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी इसमें ओवर हो चुका है, रेंज का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो स्टॉक अब ये 55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से इसका सेटअप बना हुआ है, मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द डे इसमें स्टॉक में अगर कोई भी इस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी एक पॉजिटिव ट्रिगर भी आता है तो ये स्टॉक में 64 तक का भी अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से एक कंसोलिडेशन एक रेंज में ऑलरेडी हो चुका है और आज जिस तरीके से मूव बना है ये रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। करंट लेवल से 53 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 62, 64 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। काफी प्रॉमिसिंग सेटअप है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है आरसीएफ पर। डायरेक्टर साहब जरा जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से और एकदम राय लेंगे आईडीबीआई बैंक पर। प्रदीप जी, आपने बहुत ही शानदार स्टॉक पकड़ा था, बहुत जबरदस्त एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, और राय देते हुए आपको दिखेंगे सतपुते साहब आईडीबीआई बैंक पर। देखिए क्या जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, फिलहाल 32 रुपए 5 पैसे पर। सर्किट है इसका आज 33.30 का और ऑलरेडी 13% ऊपर। राय आपकी सतपुते साहब, सर्किट या नहीं? हाँ सर, लगता तो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 44 से ये करेक्ट हुआ है और आज पहली बार इसमें एक आप कह सकते हैं जान आई है, इसमें एक वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सर्किट का कैंडिडेट हो सकता है। तो आज डेफिनेटली ये बाय साइड पे ही रहेगा। और जो सर्किट मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 33.5 के आसपास का एक पहला टारगेट तो यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है। चलिए, आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब आपको पार्लियामेंट के प्रांगण में चलते हुए दिखेंगे और बिल्कुल तैयारी आपको मुस्तैदी से होती हुई दिख रही है। लोकसभा में उनकी एंट्री हुई है और थोड़े ही समय में लगभग 11 बजे आपको निर्मला सीतारमण जी अपनी स्पीच देती हुई दिखेंगी बजट की आज। और ये माहौल आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर। बाजार आपको और चुस्त होता हुआ दिखेगा, 110 अंक ऊपर निफ्टी। राहुल शर्मा साहब, आपसे बहुत ही संक्षिप्त पर राय लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर फिलहाल क्या रणनीति रहेगी आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। निफ्टी ने सुबह एक 13,700 का गोता लगाकर यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई है। आई थिंक 13,800 के निकट हम आते जा रहे हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में रिलेटिव कंपैरिजन काफी स्ट्रांग है, तो जो सुबह हमने 32,000 का कॉल ऑप्शन लिया था, आई थिंक उसमें बने रहना चाहिए। निफ्टी में जैसे 13,800 का लेवल क्रॉस होता है उसके ऊपर सस्टेन होता है, एक तरह से फ्रेश तेजी बन के निकलेगी। अब हम जा रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में, जो कि बजट रिलेटेड है, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। 13,800 सस्टेन होता है तो अच्छी तेजी बननी चाहिए। ये 13,800 पर नजर टिकी रहेगी। जुड़ेंगे वापस रामदेव अग्रवाल साहब से। रामदेव जी, बताइए क्या उम्मीद है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट से? क्या आंकड़ा आपके जहन में है और कौन कौन सी कंपनीज आपको दिखेंगी निर्मला सीतारमण जी मार्क करती हुई जिसका सन 2021 में विनिवेश हो सकता है? एक सेगमेंट जो पहले उन्होंने अनाउंस, तो काफी लंबे चौड़े अनाउंसमेंट हो चुके हैं, लेकिन इस बार लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक कंसोलिडेट नहीं किए, उन्होंने 5-6 छोटे बैंक हैं, उनका क्या वारा न्यारा करेंगे, वो उनका डाइवेस्टमेंट करना चाहेंगे, उनका मैनेजमेंट बदलेंगे, कुछ ना कुछ इसके ऊपर अनाउंसमेंट आना चाहिए, ऐसा लगता है। सो दैट कुड बी स्टार्ट ऑफ बैंकिंग डाइवेस्टमेंट, क्योंकि बैंकिंग के ऊपर फोकस, देखिए प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि ये सीरीज ऑफ बजट है, ऑलरेडी 3-4 मिनी बजट आ चुके हैं, तो मुझको लगता है कि ये बजट मेकिंग जो है उसका सीरीज चलते रहेगा। इस बार भी हो सकता है कि कुछ किस्तों में बजट आए, कि मतलब ये जैसे पहले एक बार ही बजट आता था और एक सप्लीमेंट्री बजट आता था अक्टूबर नवंबर में, उसके सिवाय मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी छोड़ सकते हो। सो ये जो माहौल जो है, ऐसा लगता है कि वो फूक फूक के चलेंगे और एक ग्रोथ को बिल्ड करते जाएंगे, ऐसा लगता है। रामदेव जी, आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की। पहली बार सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात होने की उम्मीद की जा रही है। आप देखिए, जो हम आईडीबीआई बैंक की बात अभी कर रहे थे, अब 17% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, हमने करीब 6% ऊपर पकड़ा था, तो 11% की तेजी हो चुकी है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, काफी छोटे बैंक्स हैं खासतौर पे जिनसे सरकार निकलने की सोच सकती है। इनफैक्ट जो पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, उसमें बैंक ऑफ इंडिया को भी शामिल नहीं किया गया, तो वो भी एक और बैंक है, हालांकि बड़ा है, लेकिन क्या यहां भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है? तो इन सारे चीजों पे हमारी नजर है। क्या आपको लगता है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला रामदेव जी शुरू होगा? इसकी बात इस बजट में पुख्ता तौर पे की जाएगी और इस पूरे सेगमेंट की री रेटिंग इस वजह से हो सकती है? क्योंकि वो तो री रेटिंग चालू ही है, क्योंकि ये फाउंडेशन है पूरा ग्रोथ के लिए। आपका देखिए, क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। कैपिटल भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए और वो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी चाहिए। तो अभी जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो रहा है। पीएसयू बैंक में कैपिटल नहीं है, उसमें मैनेजर कैपेबिलिटी थोड़ा कम है। तो ये यदि 6 बैंक को यदि रिफॉर्म कर सके और उसमें नया मैनेजमेंट, नया कैपिटल डाल के खड़ा कर सके,
तो जो 5-6 बड़े बैंक हैं उसके साथ में ये भी खड़ा हो सकते हैं और क्रेडिट डिलीवरी के लिए पर्टिकुलरली नॉट फॉर दिस ईयर बट नेक्स्ट 5-6 ईयर। सी आपकी जर्नी है $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन, तो $5 ट्रिलियन के लिए आपको कम से कम करीब 125 से 150 लाख करोड़ की क्रेडिट चाहिए। कौन अंडरराइट करेगा? तो उसके लिए बैंकिंग इज राइट एट द सेंटर। अब मुझको लगता है कि इसके ऊपर काफी जोर रहेगा, उनकी समझ है और ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बैंक के ऊपर काफी बड़ा काम होगा लगता है इस बजट में। चलिए, तो इस उम्मीद पर कि बैंक्स में बहुत जबरदस्त आपको काम होता हुआ दिखेगा, एक दो स्टॉक्स स्क्रीन पर मार्क कर देते हैं जहां पर अब आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। बजट से लगभग 32 मिनट पहले इरकॉन का स्टॉक लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर, 87.50 ये आपको दिखेगा। बहुत ही शानदार यहां पर ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। 20 लाख की मेरे सामने एक डील हुई है, 10-12 लाख के और छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हुए। दोनों डिफेंस काउंटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनेमिक्स, ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और फिलहाल अगर आपको तेजी बड़े स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है तो वह है 3 HDFC, अब 2463 के आसपास है दिन का उच्चतम लेवल। आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है टाटा केमिकल्स पर, और एक बहुत अच्छा मूवमेंट अब आपको गैस स्टॉक्स में दिख रहा है, महानगर गैस पर 1052। एक टेक्निकल कॉल अगर आप वीरेंद्र जी ले पाए HDFC पर और LIC हाउसिंग पर। जी आशा जी, दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अच्छा करते हुए। HDFC की हमने वो 2500 की कॉल पकड़ी थी और साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस की वो जो कॉल थी अभी टिकर में थी भी। पालवी साहब, HDFC अभी जिस पॉइंट का मैं जिक्र करता था कि 50 DMA के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दे, ट्रेवल कर रहा है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों पर टारगेट्स क्या होंगे क्योंकि कॉल्स जा चुकी हैं, लोग ले भी चुके होंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल वीरेंद्र जी देखिए, स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल पोजीशन पे स्टॉक है और एक करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। और देखें तो वो जो रिवर्सल अब बना है आज के सेशन में, मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और 2500 का टारगेट मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिखना चाहिए। इवन 2500 का लेवल भी क्रॉस करना चाहिए HDFC लिमिटेड को। तो जो कॉल 2500 की ली थी वो करीब अब 84 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो उसमें तो ट्रेल करते रहे। स्टॉप लॉस को हायर साइड पे 72 के आसपास स्टॉप लॉस लिया है और वो कॉल का टारगेट मुझे लगता है 110 तक आते हुए दिखना चाहिए। और HDFC में जो पोजीशन बनी है उसमें अब यहां से 2435 ये स्टॉप लॉस रखें और टारगेट जो है, पहला टारगेट वो 2500 का है और 2520 तक भी ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई HDFC लिमिटेड पे। काफी सारे स्टॉक्स इस वक्त आपको हलचल दिखा रहा है बाजार में, ट्रेडिंग करने की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही है। और अब देखिए मार्केट ब्रेथ जो एक बार नेगेटिव हो गई थी अब 5:4 हो चुका है, यानी बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद ज्यादा होती हुई नजर आ रही है और जाहिर है बाजार में लोग वो स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, आपकी राय इस फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट पे, और अगर आप कोई खास स्टॉक रिकमेंड करना चाहें। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में कोई रैली तो हुई नहीं है। जो एक साल पहले जो शेयर प्राइसेस थे वहीं पे हम खड़े हैं। नॉट जस्ट PSU बैंक्स, इवन जो बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बेस्ट प्राइवेट सेक्टर NBFCs की बात करें, लास्ट 12 महीने में कुछ खास शेयर प्राइस मूवमेंट रही नहीं, नीचे गई फिर ऊपर आई, बट मोटा मोटी वहीं पे है। एज द इकोनॉमी एक्सपैंड्स, अगर बजट का एक एक्सपेंशनरी थ्रस्ट रहा, इकोनॉमिक रिकवरी बरकरार रही, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर उसके ऊपर इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर सरकार ने एक थ्रस्ट दी सेक्टर को, प्राइवेटाइजेशन का एक माहौल शुरू करके, मेरे ख्याल से ब्रॉडर बैंक सेक्टर में निफ्टी बैंक्स ले या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ले एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है। नेचुरल प्ले ऑन इकोनॉमिक रिकवरी, उसके साथ साथ सरकार का भी सहारा रहा तो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे ख्याल से इस बजट का स्टार सेक्टर साबित हो सकता है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है फाइनेंशियल सर्विसेज पर। नीलेश शाह साहब से जुड़ेंगे, कोटक एसेट मैनेजमेंट के आप MD और CEO हैं। शाह साहब, आज कुछ अलग ही रंगत दिख रही है कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर जहां पर उम्मीद की जाती है कि बजट डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ बात प्राइवेटाइजेशन पर होगी। आप कितने बुलिश हैं इस बात पर कि कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखेगा कम से कम इस स्पेस पर आने वाले बजट में? शैल भाई, अगर देखा जाए तो PSU बैंक्स में सरकार ने काफ़ी पैसा लगाया है एंड ये पैसा मेनली NPA की प्रोविजन की तरफ गया है। हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करती है, तो उन PSUs में वैल्यू क्रिएशन होता है। आज PSU बैंक में टैलेंट की कमी नहीं है, बट उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। एवरेज PSU बैंक एम्प्लॉय का सैलरी कॉस्ट एवरेज प्राइवेट सेक्टर बैंक एम्प्लॉय से ज़्यादा है,
लेकिन जो PSU बैंक में टॉप मैनेजमेंट है उनको बहुत ही कम पगार मिलता है मार्केट लेवल के अनुसार। तो PSU बैंक में टैलेंट कैसे अट्रैक्ट करेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है निवेशक के मन में। दूसरी चीज है PSU बैंक्स में आपको स्टाफ रोटेशन करना पड़ता है, आप एक्सपर्टाइज नहीं बिल्ड कर पाते। आदमी रूरल डिपार्टमेंट से ट्रेजरी में आता है, ट्रेजरी से रूरल में जाता है, वो एक्सपर्टीज बिल्ड नहीं होती जो एक प्राइवेट सेक्टर में होती है। तो अगर PSU बैंक्स एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के तहत प्राइवेट कंपनी बनती है तो उसमें वैल्यू क्रिएशन का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। हमने हिंदुस्तान जिंक में, मारुति सुजुकी में, सब में देखा है कि जब भी सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथ में आती है तो वैल्यू क्रिएशन जबरदस्त होता है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करें या इतनी ऑटोनॉमी दें कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला कर सकें। बाजार एक ही है, ये मुमकिन नहीं है कि आप हाथ पैर बांध करके कहें कि अब दौड़ लगाओ। तो ये बात बहुत ही अहम है सरकारी बैंकों के लिए। इस पर हमारी नजर होगी क्योंकि बहुत ही बोल्ड रिफॉर्म्स पहली बार हम सुन रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की सीधी बात सरकार कर रही है और उस पर काम किया जा रहा है। IDBI बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही थी, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है आजकल, तो उसमें MD साहब ने कहा कि दीपम के तहत ये सारे मामले हैं और वो इस पर नजर डालेगा और वो ये बात करेगा कि किस बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना है। तो क्या दीपम की तरफ से कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया है जो बजट में शामिल होगा, ये हम सुनेंगे, इस पर नजर रखेंगे। लेकिन हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखिए और ऐसे में आप देखिए वो तमाम स्टॉक्स, KNR कंस्ट्रक्शन, अशोका बिल्डकॉन और दिलीप बिल्डकॉन, जहां पे मुझे फिलहाल एक फ्रेश ब्रेकआउट बनने के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। पालवे जी, जरा आप इन तीनों पर नजर डालिए। मुझे तो लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट अब यहां दिलीप बिल्डकॉन में बन रहा है, लेकिन आपकी राय, इन तीनों में से आप क्या चुनेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, KNR और DBL दोनों के सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और मुझे लगता है DBL तो अभी यहाँ से बाय करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक्शन बना हुआ स्टॉक में और ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है नियर टर्म चार्ट पे, ऑलमोस्ट 7-8 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है इसने। तो बिल्कुल यहाँ से मुझे लग रहा है 455 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 434 ये स्टॉप लॉस से DBL को बाय किया जा सकता है। दिलीप बिल्डकॉन तो काफ़ी अट्रैक्टिव इसका पैटर्न बना हुआ और जो रिवर्सल मिला है इसमें डेली चार्ट पे वो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक में एक मोमेंटम यहाँ से ड्यूरिंग द डे आते हुए दिखना चाहिए। 455 टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करें। चलिए, यहाँ पर आपको हरा निशान दिख रहा है डायरेक्टर साहब। मेरे ख्याल से प्रदीप जी 2-3 स्टॉक्स अगर आपकी इजाजत हो मैं मार्क करता हूं जहां पर आपको लाल निशान गहराता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ स्टॉक चेक्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए 2226 आपके पास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, दिन का न्यूनतम लेवल। विप्रो में आप हल्का सा लाल निशान बढ़ता हुआ देख रहे हैं, 410.65 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर। आयशा मोटर्स आपको 2725 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर आपको कुछ ब्लॉक डील्स भी होती हुई दिख रही हैं गिरावट के साथ साथ। TCS पर हम लोग एक शॉर्ट कॉल सुबह से ही ट्रैक कर रहे हैं, 3065 का प्राइस है और यहां पर भी आपको हल्का सा लाल निशान गहराता हुआ दिखेगा। ये 4 या 5 स्टॉक्स ऐसे जहां पर आपको निफ्टी में हल्की सी सेलिंग फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। नीलेश शाह साहब से जुड़ेंगे जो एनविजन कैपिटल में बहुत शानदार PMS स्कीम चलाते हैं। नीलेश जी, आपने अक्सर कहा है कि PLI स्कीम जो है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बढ़ती हुई दिखनी चाहिए फार्मा स्पेस की तरफ से। कोई ऐसे रुझान आपको आते हुए दिखे हों इस बजट डॉक्यूमेंट में या इकोनॉमिक सर्वे में जहां पर आप पॉजिटिव हो इस डेवलपमेंट के लिए? हाँ, ये जो सेक्टर है उसकी पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले 5, 10, 20 साल में भी हिंदुस्तान का जो फार्मा सेक्टर है उसने अपनी एक ग्लोबल इमेज बना के रखी हुई है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना के रखी हुई है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी है, केमिस्ट्री स्किल भी बहुत ज़बरदस्त है हिंदुस्तान की फार्मा कंपनीज के लिए। और एक ये बहुत ही सुनहरा मौका है भारत को ना सिर्फ अपने देशवासियों के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। तो जो PLI स्कीम है उसके अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स है, इंसेंटिव्स है, वो और भी इंक्रीज करनी चाहिए और उनका जो स्कोप है वो और भी बढ़ाना चाहिए। जो अभी तक जो ज़्यादातर जो बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स है वो ज़्यादातर API या बल्क ड्रग प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बल्क ड्रग और API के अलावा
जो फॉर्मुलेशन है, जो एंड मेडिसिन है, उसके लिए भी होनी चाहिए। जो काफ़ी जो इम्प्लांट्स है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके लिए भी इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा जो ड्रग डिस्कवरी में जो बेसिक केमिकल्स, जो इंटरमीडिएट्स हैं, वो जो जाते हैं, उसके लिए भी ये PLI स्कीम के लिए स्कोप एक्सपैंड करना चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर PLI स्कीम जो एक पॉजिटिव और एक थोड़ी एक्सपेंसिव और एक ब्रॉड बेस्ड अगर होगी, तो सेक्टर को बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक फिलिप मिलेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बीच में कुछ थोड़े से अपडेट्स दे दूं आपको। 2 स्टॉक्स विद इन द इंडेक्स HUL 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और साथ ही साथ राजेश पारवेज दिवीज लैब, ये भी 100 डेमा के नीचे विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, OI एडिशन और पुट ऑप्शंस की एक्टिविटी इंडिकेट कर रही है कि डाउन साइड है। दोनों स्टॉक्स में 20 डेमा अब पेंडिंग है। शॉर्ट करना हो या फिर पुट लेनी हो, इन दोनों में से तो किसकी लेंगे आप? तो देखिए, फार्मा सेक्टर तो क्लियरली एक वीकनेस जरूर दिखा रहा है, और जिस तरीके से प्रेशर डिवीज में बना हुआ है ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। और जिस तरीके से इसने लेवल्स तोड़े हैं वो ये दिखा रहा है कि इसमें प्रेशर और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3200 तक मुझे लगता है कि ये यहाँ पे इसमें और बिकवाली आते हुए दिखेगी। तो 3200 का ही पुट ऑप्शन ले, 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 85 के आसपास, और टारगेट इसके आना चाहिए करीब 110 से 115 तक के। तो डिवीज में पुट लेके ट्रेड करें, 3200 की स्ट्राइक का पुट बाय करें। ओके, यहाँ पर डिवीज अगर आप देखें सीरियस डैमेज है यहाँ पे, और कुछ काउंटर्स जहाँ पे काफी सीरियस डैमेज है उसमें आयशर मोटर्स भी स्लिप करता हुआ 27 सतपुते जी जरा आयशर मोटर्स को देखिएगा। इसने अब 3rd कंसेक्यूटिव सेशन है जब 20 डेमा को ब्रीच किया है, और अब ये फॉलिंग 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी में आ गया। दैट मीन्स पेन अब एक्सीड कर सकता है यहाँ से। यहाँ पे शॉर्टिंग का कोई आइडिया या फिर पुट ऑप्शन, स्पेशली 2600 की स्ट्राइक? 2600 का जो पुट ऑप्शन है वीरेन, वो करीबन 80 रुपए के आसपास है। तो हम इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टारगेट दिख रहा है, क्योंकि इसने अभी जो किया है वो इसका 20 DMA को वायलेट किया। तो ये जाएगा 50 DMA की तरफ, जो कि करीबन 2610 पे है। तो 2600 के पुट पे ही काम होना चाहिए। 80 रुपए के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस आप लगाइए करीबन 60-62 के आसपास, और मुझे लगता है ये 110-120 तक तो आराम से बिक जाएगा। वीकनेस तो है, वीकनेस है आयशर मोटर्स में, यहाँ पे वीकनेस बढ़ती हुई। और एक स्टॉक फ्यूचर जो कि बहुत बड़े रिस्क पे है, अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकडाउन, बंधन बैंक। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें प्रकाश सर, एक सबसे बड़ा डैमेज जो था वो बंधन बैंक में था। शुक्रवार को एक पुल बैक जनरेट किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये रेंज टूटती है 300 रुपए की, मैं एग्जैक्टली ट्रेड नहीं मांग रहा हूँ आपसे यहाँ पे, तो क्या आएगा? या फिर आप उस रेंज को प्रीएम्प्ट करते हुए शॉर्ट अभी जाना चाहेंगे? प्रीएम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं कहूँगा कि रेजिस्टेंस जो है बंधन बैंक में करीब 315 के आसपास है। जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए डाउन है। नीचे शायद पॉसिबल है कि 300 देखे जोन पहला है, उसके बाद 290 भी पॉसिबल है। तो बंधन बैंक में वीकनेस तो है। आपको आती हुई दिख रही है बंधन बैंक में, लेकिन 2-3 स्टॉक्स जो मैं स्क्रीन पे मार्क करना चाहता हूं और राय लेंगे राजेश सतपुते साहब की। सतपुते साहब ध्यान दीजिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन पर दिन का उच्चतम लेवल 87.25। ये वो कंपनी है जिस पर उम्मीद की जा रही है कि आप सन 2021 में डिसइन्वेस्टमेंट होता हुआ देखेंगे। राय आपकी चार्ट्स पर कैसी? 3 दिन लगातार तेजी और अब ये स्टॉक निकलता हुआ दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर। बिल्कुल सही कहा शैल जी आपने। इसको आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। स्टॉप लॉस भी सिर्फ छोटा रहेगा, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 87 पे बाय, 85 का स्टॉप लॉस। और इसका जो टारगेट दिख रहा है वो मुझे लगता है जो इसका रिसेंट हाई था करीबन 92-93 के आसपास, वो एक पहला पड़ाव रहेगा। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि अगर 92-93 के ऊपर चला जाएगा तो फिर ये 97-98 तक आराम से चला जाएगा। तो मुझे लगता है आज डेफिनेटली इसमें एक बाय होगा। स्टॉप लॉस रखे 85 पे। ये शिपिंग कॉर्पोरेशन पर आपको खास ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि ये जैसे ही 89 के ऊपर निकलेगा तो आपको बहुत जबरदस्त यहां पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। फिलहाल 88 का प्राइस तो हमारे सामने स्क्रीन पर, और चर्चा शुरू हुई थी लगभग 86 रुपए 90 पैसे के आसपास। अब देखिए क्या जबरदस्त आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर खास नजर रखिए। डायरेक्टर साहब 2 चार्ट्स पर और दिखाइए, टाटा एलेक्सी और टाटा कंज्यूमर, ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से आपको निकलते हुए दिख रहे हैं ऊपरी सतह की तरफ। रिकॉर्ड हाई टाटा एलेक्सी 2790, माफ कीजिए 2800 रुपए मेरे सामने टाटा एलेक्सी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यही तेजी आप टाटा कंज्यूमर पर भी देख रहे हैं। सतपुते साहब राय दीजिए टाटा एलेक्सी पर।
एक जबरदस्त अप ट्रेंड में है। आप आईटी पैक देखें जहां पे वीकनेस है, लेकिन ये अपने स्ट्रेंथ को पकड़े हुए है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2780 के आसपास अगर इसमें बाय करना है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, इसका स्टॉप लॉस आपको रखना है करीबन 2720 का, और एक बार ये 2800 के ऊपर चला जाए वीरेन, तो उसके बाद मुझे लगता है ये 3000 की तरफ अप्रोच करेगा, जो हमारा पुराना टारगेट है। ओके, टाटा एलेक्सी पे आपकी राय है करीब 3.5% ऊपर। एक कॉम्बो जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेटअप इंटरेस्टिंग है। हमने एचडीएफसी पे बात की, हमने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से बात की, अब उसमें एक तीसरा कैंडिडेट जुड़ रहा है खुद। अगर आप देखिए रियल एस्टेट कंपनी, दैट इज डीएलएफ। डीएलएफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेशन के अगर आप देखें एक्सटेंडेड फॉल के बाद अब 20 डे से कर्व लेके ऊपर की तरफ आता है। जस्ट प्रायर टू बजट स्पीच आई थिंक इसको एक आप सिर्फ मात्र पुल बैक नहीं कह सकते, ये सीरियस पुल बैक है। राजेश पालवी जी, इस पर कोई ट्रेड बनता है क्या, अगर डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना हो तो? बिल्कुल वीरेन जी, काफ़ी अच्छा सेटअप है। स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी ओवर हो चुका है और जो पुलबैक बना है ये दिखा रहा है कि स्टॉक यहाँ से 272 275 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो बिल्कुल बाय बनता है यहाँ से 259, ये स्टॉप लॉस रखे, और 272 275 के टारगेट मुझे लगता है इस स्टॉक में आते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि अगर इसका सेटअप देखें, वीकली सेटअप भी देखें, तो स्टॉक में जो एक लास्ट 2 वीक का करेक्शन था उसमें एक बेस बना ऑलमोस्ट करीब 250 के आसपास, और आज वहाँ से जो सपोर्ट लेके 15 तक भी लेके जा सकता है। तो पहला टारगेट 205, फिर 215, स्टॉप लॉस 187। ये राय आपको आती हुई दिख रही है इंडियन ह्यूम पाइप्स पर। बजट स्पीच मेरे ख्याल से अब सिर्फ 17 मिनट दूर है, और राहुल शर्मा साहब, बाजार आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेगा। 130 अंक की तेजी निफ्टी में 13762, और निफ्टी बैंक अब आपके सामने 31113 के आसपास चल रहा है, लगभग 550 अंक की तेजी। क्या राय बहुत ही संक्षिप्त में दोनों इंडिसेस पर? जी हाँ, बिल्कुल। निफ्टी ने 13700 के पुट्स पे तकरीबन 14000 कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्टअप देख लिया, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है बजट के अंदर जाते हुए। 13800 का रेजिस्टेंस है जो हम सुबह से बात कर रहे थे, जैसे ये क्रॉस होगा हमें निफ्टी में तकरीबन 13880 13900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और साथ में बैंक निफ्टी में आई थिंक बैंक निफ्टी में 31200 31600 के 2 आंकड़े जो लगा सकता है। तो बैंक निफ्टी में 32000 का जो कॉल ऑप्शन उसमें बने रहे, निफ्टी में 13800 क्रॉस होता है तो वहां पर एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड बनेगी 13880 13900 के लिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है इन दोनों इंडिसेस पर। पुनीता जी से जुड़ते हैं। पुनीता जी, पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस पब्लिक सेक्टर की तरफ, और जितने भी विनिवेश के कंपनीज हैं जैसे BEL देख लीजिए, BEML देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम डेवलप होता हुआ दिख रहा है बजट स्पीच से पहले। कोई राय आप शेयर करेंगे अपनी प्राइवेटाइजेशन पर? कहाँ तक आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री सक्सेसफुल रहेगी इस साल इस मापदंड पर? एक चीज मैं आपके दर्शकों से बोलना चाहूंगी कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में अंतर है। मैंने अपनी PhD एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन में ही की थी बहुत साल पहले। तो मैंने कल मिस्टर उदय कोटक को भी सुना कि वो बोल रहे हैं हमें मार्गरेट थैचर स्टाइल का प्राइवेटाइजेशन इंडिया में करनी चाहिए, पर उसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है कि जो मार्गरेट थैचर टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन हुई थी यूके में, वो उसमें और इंडिया की जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि इंडिया की जो PSUs हैं, जैसे आपने भी जो अभी कई सारे नाम बताए, ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, और जो कि यूके में थी वो नेशनलाइज थी और उनको मार्केट में लेके आया गया था। तो इंडिया की जो प्राइवेटाइजेशन है, इट्स मोर लाइक डिसइन्वेस्टमेंट एंड नॉट प्राइवेटाइजेशन जैसे कि लोग समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सरकार को अपने शेयर्स जो हैं वो कम करके वोटिंग राइट्स जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट बोर्ड मेंबर्स को और नॉन गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को ज़्यादा देंगे अगर, तब जाके कहीं पे उसको प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं। नहीं तो सिर्फ इसको अगर 10% शेयर्स बेच दिए सरकार ने, तो मैनेजमेंट जो है वो तो सरकारी के साथ रहेगी और बोर्ड का जो फंक्शनिंग है वो भी ज़्यादातर सरकारी के साथ रहेगा। तो वो तो सिर्फ एक रिसोर्स रेजिंग, मतलब जहाँ से पैसा बेच के थोड़े शेयर्स मिल जाए सरकार को, वही होगा। तो ये जो PSU कंपनीज है, इनमें जो रियल वैल्यू क्रिएट होगी वो तब क्रिएट होगी अगर इनकी जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, जैसे वो लोग फंक्शन करते हैं, उसमें कुछ अंतर आए और प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर पॉलिसीज आए, प्राइवेट सेक्टर सैलरीज आए। तो इन सब पे हमको ध्यान देना होगा
ना कि सिर्फ कि सरकार ने अपने शेयर्स थोड़े घटा दिए और मार्केट में थोड़ा बेच के रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर ली, वो सरकार के लिए पॉजिटिव है, पर इन कंपनीज के लिए जरूरी नहीं कि बहुत पॉजिटिव हो। पर ये जो सब भी PSU कंपनीज हैं, ये इतने साल से अंडर परफॉर्म करी हैं और उनकी अगर आप देखिए वैल्यूएशन लेवल जो है अभी उनको बहुत डीप वैल्यू टेरिटरी में भी है कई सारी, तो अगर उनमें थोड़ी भी उनके सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आए तो इन कंपनीज के अर्निंग्स में अगर इम्प्रूवमेंट आने का चांस है तो इन कंपनीज में क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो यहाँ से अपसाइड भी ज़्यादा हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा कि किस क्षेत्र में है, किस सेक्टर में है और उस सेक्टर को क्या सरकार ने इम्पेटस दिया, ना कि सिर्फ कि सरकार ने वहाँ से 5 या 10% अपने शेयर बेचने की अनाउंसमेंट की। अगर सरकार जैसे उन्होंने हिंदुस्तान जिंक में किया कि पूरे कंपनी को उन्होंने बेच दी, काफ़ी मैनेजमेंट जो है सब चेंज कर दी, प्राइवेट सेक्टर हैंड में चलेगी, अगर ऐसा कुछ करें तब वो बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। राय आपको आती हुई दिख रही है प्राइवेटाइजेशन पर पुनीता जी से, जिन्होंने इसमें एक PhD भी करी थी, तो जाहिर तौर पर बहुत ही अहम राय आपसे आती हुई। चलिए सिर्फ 12 मिनट बचे हैं स्पीच में और निफ्टी आपको बिल्कुल दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेगा 13,775 के आसपास। बैंक निफ्टी में आप 560 अंक की तेजी देख रहे हैं, 31,125। निफ्टी मिड कैप पे कोई खास मूवमेंट नहीं है, 27 अंक ऊपर 20,940 पर। तो यूं समझिए कि अगर रैली है बाजार में तो वो फ्रंटलाइन और ब्लू चिप काउंटर्स में भी आपको आती हुई दिखेगी नतीजों से पहले। चर्चा रहेगी आत्मनिर्भर भारत की और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश शाह साहब, आप एडलवाइस सिक्योरिटीज और एडलवाइस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका। बताइए कौन सी 2 ऐसी अहम बातें हैं जो आप स्पीच में सुनना चाह रहे हैं अगले ही 20 मिनट में। आई थिंक एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करनी होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। सो एक तो मुझे ये अपेक्षा है, ये होप है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन ये स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज को रिसोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आइदर दे शुड बोरो मोर और दे शुड डू मोर अग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो बोरो करते हैं और उससे जो उनके पास ज़्यादा पैसा आता है अगर उससे वो स्पेंड करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आइटम नंबर 1 है। आइटम नंबर 2 है कि ये जो स्पेंड भी करे, ये गवर्नमेंट 2 किस्म से स्पेंड करती है। एक तो वो प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट करती है और दूसरा गवर्नमेंट लोगों के हाथों में पैसे देती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। मेरा ये मानना है कि अभी इकोनॉमी में जहाँ हमें स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है, इकोनॉमी को रिवाइव करनी है, गवर्नमेंट को जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो रूरल क्लास है, उनके हाथ में पैसे दे के वो जो पैसे स्पेंड हो गए उससे जो कंज्यूमर का डिमांड आएगी उससे इकोनॉमी को बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसमें लीड टाइम 1-1.5 साल का निकल जाता है, उसमें बहुत देरी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर के हाथ में पैसे दे के स्पेंड करनी चाहिए और ये स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करनी चाहिए और डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलिए, ये राय आती हुई दिख रही है आपको राजेश शाह साहब से। एक थीम अगर आपको हर तरफ से आती हुई दिख रही है वो है कि डिसइन्वेस्टमेंट पर आपको बहुत अच्छा रुझान आता हुआ दिखेगा। 1,30,000 से 1,60,000 करोड़ रुपए उम्मीद जताई जा रही है बाजार में कि निर्मला सीतारमण जी आपको टारगेट देंगी इस साल बजट में डाइवेस्टमेंट के थ्रू। चलिए जुड़ते हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब से। सुनील जी, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं स्पीच में, बाजार बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, लगभग 133 अंक ऊपर 13,780 पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बताइए सेंटिमेंट वाइज कम से कम अब क्या आपको मूड माहौल अच्छा लग रहा है बजट स्पीच से पहले? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी आंकड़े भी आई है मैन्युफैक्चरिंग PMI की जो 57.7 प्रीवियस मंथ 56.3 से बढ़कर आई है, यानी इकोनॉमिक वी शेप्ड रिकवरी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एक चीज़। सेकंड, फिनेंस मिनिस्टर ने भी बाइट्स दिया है कि ये सेंचुरी का बेस्ट बजट होगा। तो आई थिंक माहौल ठीक है मार्केट के लिए और सभी उम्मीद है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगी
और उनके साथ डर नहीं है रेटिंग एजेंसीज की इस बार। तो मैं कहता हूं कि मौका बहुत बढ़िया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, और मार्केट की उम्मीद यह है कि जरूर फाइनेंस मिनिस्ट्री मौका हाथ में उठाएंगी और ग्रोथ ओरिएंटेड मेजर्स और कैपिटल मार्केट सपोर्टिव मेजर्स, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग ग्रोथ के लिए बहुत अहम है, और जितना रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट में इंप्रूव होता है उतना तक गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट में आसानी होगी। सेकंड, डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टर का ग्रोथ में जाएगा, और तीसरी चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर दबाव है कि हर प्रोजेक्ट को बैंक की फाइनेंस की ही जरूरत है, वो सिचुएशन बदल के कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा फाइनेंशियर फॉर द इकोनॉमी हो सकता है। तो मौका यह है, उम्मीद यह है कि निर्मला जी पूरा दोनों हाथों से इसको उठाएगी और एक बूस्ट देगी, और इसका फायदा सबसे पहले गवर्नमेंट को आएगा, क्योंकि जो आप 1.5 लाख करोड़ 1.7 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, वो जब कोविड के असर था मार्केट के ऊपर उन वैल्यूएशंस के ऊपर था। मैं समझता हूं कि आज के वैल्यूएशन में ये तो दुगना आसानी से हो सकता है, 3 से 3.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्लस स्पेक्ट्रम की 5G ऑप्शन से जरूर उम्मीद कर सकती है। तो ऐसे नंबर आएंगे तो समझिए कि खर्चा करने के लिए भी बहुत बढ़िया मौका होगा। खाली ये बात है कि खर्चा कहाँ होता है, क्वालिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर। मेरे मन में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बहुत ज्यादा गुना कैपिटल मल्टीप्लायर देता है गवर्नमेंट को, तो फ्यूचर ईयर्स के लिए। और फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो भी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान ज्यादा होगा, जैसे हाउसिंग, रियल एस्टेट, वहां पे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है, और उसके लिए गवर्नमेंट जो भी खर्चा करे वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के जरिए हो। तो ये चीज अगर मन में रखेंगे तो सेक्टर स्टॉक मार्केट में भी आपको सामने आ जाएंगे कि कहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल बढ़िया दिख रहा है। तो अभी वेट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। चलिए 7 मिनट बचे हैं, जुड़ेंगे शरद कोहली साहब से। कोहली साहब, कौन से ऐसे 2 टैक्स चेंजेस आप आते हुए देख रहे हैं इस बजट में, क्योंकि बहुत अहम उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कुछ ना कुछ रियायत इनकम टैक्स में और कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको कोविड सेस पर होता हुआ दिखेगा, आपकी राय? जी हाँ, मुझे लग रहा है एक तो जो हाई प्रोफाइल टैक्स पेयर्स हैं जिनसे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने की मुहिम रहेगी। वहाँ से उनसे कोशिश की जाएगी कि और टैक्स इकट्ठा किया जाए, क्योंकि सरकार को राजस्व चाहिए। जहाँ तक आम टैक्स पेयर्स की बात है, छोटे टैक्स पेयर्स की बात है, जिनकी गिनती सबसे ज़्यादा है, मुझे लग रहा है उनकी जेब में तो उल्टा पैसा डालने की बात की जाएगी। अगर कोविड सेस लगता भी है तो मुझे लग रहा है बहुत मामूली होगा, वो इतना पिंच नहीं करेगा जितना कि अगर पैसा उसके बदले में ज्यादा आ रहा है ये ATC के माध्यम से, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स करके बचाया जाता है, ATD के माध्यम से जिसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस से बचाते हैं, या जो नई टैक्स प्रणाली है जिसको हम न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं, उसमें मुझे लग रहा है जो उनके रेट्स हैं उसमें कुछ रैशनलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने देखा कि उनकी तरफ ज्यादा टैक्स पेयर्स नहीं आए जो नई टैक्स प्रणाली थी। तो मुझे लग रहा है उसको कुछ रैशनलाइज किया जाएगा, जिससे दोनों टैक्स प्रणालियों के बीच में जो बहुत बड़ा एक गैप खड़ा हो गया है उसको कम किया जाए। तो कुल मिला के टैक्स की कलेक्शन को बॉयंट करना मुझे लग रहा है सरकार की इस समय लक्ष्य है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जितना खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, सरकारी खर्च की बात कर रहे हैं, वो बिना टैक्स के कलेक्शन के सरकार को दिक्कत होगी, भले ही कितनी बोरोइंग करे या वो करेंसी प्रिंटिंग करे या डिसइन्वेस्टमेंट करे, टैक्स उसमें हमेशा ही एक ऐसा पहलू बना रहता है जो सरकार को एज अ सोर्स चाहिए होता है। तो मुझे लग रहा है, और हो सकता है कुछ टैक्स पेयर्स बेस को बढ़ाने की बात भी की जाए, या कोई ऐसा इंसेंटिव टैक्स पेयर्स को दिया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स प्रणाली से जुड़ सकें। और कॉर्पोरेट टैक्स में मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट टैक्स में पहले ही इस साल हमने देखा काफी चेंजेस किए गए, करीब करीब 1,40,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ दिया गया। तो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से रिलेटेड कुछ टैक्स के इंसेंटिव्स आ सकते हैं, शायद इसकी संभावना है। पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कोई बहुत बड़ा चेंज किया जाएगा ऐसे में इसकी थोड़ी सी संभावना मुझे कम लगती है। हालांकि अन्य तरीकों से कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट दिया जा सकता है। एक आखिरी बात मैं डिविडेंड टैक्स की जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो सीधा स्टॉक मार्केट से संबंधित है। मुझे लग रहा है डिविडेंड टैक्स जो टैक्स पेयर्स के हाथ में लगाया गया है
उसको टैक्स पेयर्स ने कोई बहुत अच्छी तरीके से स्वागत नहीं किया है, क्योंकि अभी भी ये डबल टैक्सेशन है। एक तरफ कंपनी टैक्स देती है अपने प्रॉफिट्स पर, जब वो प्रॉफिट्स बट के टैक्स पेयर्स के हाथ में जाता है, टैक्स पेयर्स को अब फिर प्रॉफिट लग रहा है। मुझे लग रहा है वहां पर सरकार को एक बेसिक एग्जेम्पशन देने की जरूरत है कि इतने, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अभी है 1 लाख रुपए तक नहीं लगता है, ऐसे ही डिविडेंड पे भी। कोहली साहब, वित्त मंत्री के बोलने का समय अब करीब आ रहा है। ये बात तो ऐसी होगी जिसपे सभी लोगों की नजर है, लेकिन जल्दी से कुछ स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। बीपीसीएल पे नजर डालिए, ये आपको करीब हफ्ते के हाईस पे दिखाई देगा। एसआरएफ पे नजर डालिए, यहां पर आपको अब पिछले 3-4 दिनों का हाईस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्पेस में देखिए हमारे वही फेवरेट थीम्स, हमने बात की रियल एस्टेट, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट कोलते पाटिल के बाद ये वो स्टॉक है, और इसकी भी हम बात कर रहे थे शुरुआत में ही, जहां पर आपको अब दिन का नया हाई लगता हुआ दिख रहा है, बल्कि हफ्ते का हाई। प्रकाश गाबा साहब के पास चलते हैं। गाबा साहब जरा नजर डालिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीएमएवाई के तहत जो स्कीम खत्म हो रही है इस मार्च में, उसको 1 साल के लिए कम से कम और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही है। इनफैक्ट आपने थोड़ी देर पहले जब बात की थी ब्रिगेड और प्रेस्टीज की, दोनों ही स्टॉक अच्छे लगते थे। ब्रिगेड की बात करें तो पहला टारगेट 260 रहेगा, उसके बाद 270 भी आप आते दिनों में देख पाएंगे, स्टॉप होगा 240 का। रही बात प्रेस्टीज की, यहां पर भी अपमूव है, लेकिन यस ब्रिगेड में बहुत ही बढ़िया अपमूव है। ओके, इस बीच बैंक निफ्टी डे हाई पर है, एक ब्रेकआउट है इंट्राडे पे। पालवी साहब, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे, बैंक्स में क्या आप ड्यूरिंग द स्पीच लेना चाहेंगे, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग बास्केट? बिल्कुल वीरेन जी, पूरा स्ट्रेंथ इसी बास्केट में दिख रहा है, और मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक तो ऑलरेडी एक रनअप दे चुके हैं, तो उसमें पीएसयू में यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है। मुझे लगता है कैनरा बैंक के साथ जाना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक ड्यूरिंग ड डे एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिखेगा। 131 के आसपास ही स्टॉप लॉस रखे, छोटा स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट आना चाहिए 138, 142 के। राजेश जी, डीएलएफ, साथ ही साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी, अब गोदरेज प्रॉपर्टीज डे हाई पर है, इस पर ट्रेड विजिबल है कि आपको प्लीज देखिए जाएगा। वीरेन एलआईसी, मुझे लगता है कि एलआईसी सबसे बढ़िया लग रहा है। वो हमने ले लिया, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज से प्लीज टिप्पणी करेंगे आप। 1 सेकंड। वीरेन देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो यहाँ पे 1280 के आसपास कैश में प्राइस दिख रहा है। यस, यहाँ पे भी पुल बैक दिख रहा है 1340, 1350, यस 1350 तक तो आराम से जाएगा, जो इसका 20 DMI है। सो 1280 पे यहाँ पे बाय करें, 1250 का स्टॉप लॉस। अभी आज थोड़ा वोलेटिलिटी है ना, तो स्टॉप लॉस सबके थोड़े डीप आ रहे हैं। को आती हुई दिख रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। दिन का उच्चतम लेवल राहुल शर्मा साहब, निफ्टी पर 13,774 और बैंक निफ्टी 650 अंक ऊपर 31,214। बताइए क्या रणनीति आप अपना रहे हैं इन दोनों इंडिसेस पर, क्या राय कॉल्स और पुट्स पर? जी देखिए, हमने बैंक निफ्टी में 32,000 की कॉल ऑप्शन पकड़ी थी, जो कि तकरीबन 220 रुपए के आसपास थी। उसने डिप लिया, तकरीबन 195 के पास गई, अभी 250 पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इवेंट के पहले हमने बैंक निफ्टी में देखा है नया हाई लगाया इंट्राडे में। यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो अगला पड़ाव है वो आपका है 31,600 का, 31,200 अचीव हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में तेजी में बने रहे। निफ्टी में 13,800 के ऊपर फ्रेश तेजी के संकेत बनेंगे, जहां पर लक्ष्य होगा 13,900, 13,880, 13,900 का। तो दोनों इंडाइसेस में ध्यान तेजी का है। जो हमने ट्रेड लिए उस पर स्टॉप लॉस ट्रेल करें कॉस्ट पे। चलिए, बहुत सारे ऐसे मेटल स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनती ही दिख रही है। प्रदीप जी, पीएसयू बास्केट में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है, 124 रुपए। राय आपकी पालविया साहब जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर? जी बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉक में जो रिवर्सल दिखा रहा है वो बताता है कि 135 तक के इसके टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 120 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, टारगेट होगा 130, 135। ये आपके सामने फिलहाल राय आती हुई दिख रही है छोटे और मंझले स्टॉक्स पर, जहां पर पीएसयूज में अच्छी तेजी है बजट से पहले। डायरेक्टर साहब, अगर आप हमारा निफ्टी का हीट मैप दिखा दें बजट शुरू होने से पहले, तो एक बार जरा ये देखा जाएगा कि किस हिसाब से तेजी आपको बढ़ती हुई दिखी है पूरे के पूरे इंडेक्स बास्केट में। ये देखिए, फिलहाल आपके सामने लगभग 153 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और तेजी है इंडसइंड बैंक की वजह से। इसको हम लोगों ने रफ्तार का घोड़ा बनाया, 9% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड हाइस के आसपास है, 565, और फिलहाल मेरे ख्याल से